हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कम्पिटेटिव विद धैर्यम चैनल में। तो एक हमारा जो सीरीज चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हुए कुछ और जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री के, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के देखते हैं। तो हमारा 121 क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली मैच करना हमें, ठीक है। तो इसमें देखिए कुछ दिया हुआ है महात्मा गांधी, और ये कुछ वर्क्स दिए हुए हैं, ऑथर्स हैं और वर्क्स है, यानी कि कुछ बुक्स होंगे, ठीक है। तो महात्मा गांधी का हमें पता है, महात्मा गांधी का हिंद स्वराज है, तो ये हमें पता है महात्मा गांधी का क्या हो जाएगा, हिंद स्वराज, ठीक है। महात्मा गांधी का और भी सारा काफ़ी ज़्यादा बुक्स है, जैसे हिंद स्वराज है, नवजीवन है, ठीक है। तो एक हमारा ये हो जाएगा हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया का है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री है। और राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड है, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड है राजेंद्र प्रसाद जी का। और अब्दुल कलाम आज़ाद जी का हमें पता है इंडिया विंस फ्रीडम है, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। तो एक बार हम लोग मैच करके देख लेते हैं कि ए का 3 आ रहा है, तो ए का 3 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ए का 3 एक ही जगह आ रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। और बी का 4 है, ठीक है, बी का 4 तो इसी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इस इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये भी एक वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन है, हु रोट द झंडा गीत। तो झंडा गीत जो है हमारा, वो किसने लिखा है, ठीक है। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये श्यामलाल प्रसाद हैं, ठीक है, श्यामलाल प्रसाद हैं जिन्होंने लिखा था झंडा गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द स्लोगन लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा सरदार भगत सिंह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, सरदार भगत सिंह से लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये रिवोल्यूशनरीज लोग थे, ठीक है। तो ये इनका स्लोगन था लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बेसिकली हमें मैच करना है कि हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसका, ये जो है हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, ये जो बुक है, ये बेसिकली इसमें लेफ्ट साइड में बुक्स दिए हुए हैं, और इसमें कौन इसके ऑथर हैं उनका हमें मैच करना है। तो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया है, वो हमारा हो जाएगा ताराचंद, ठीक है, ताराचंद हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इंडिया। और हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ऑफ बिहार, ये के दत्त का है, ठीक है, ये के दत्त का है। और नेक्स्ट है हमारा आनंद मठ। आनंद मठ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है, जिसका ये बंकिम चंद्र चटर्जी इसके राइटर होते हैं, ठीक है। और हमारा परसिप्ट्स ऑफ जीसस है, ये हो जाएगा अपना ये राजा राम मोहन राय जी का, ठीक है, परसिप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय। और आवर इंडियन मुसलमान्स का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हंटर। और इसी में उन्होंने लिखा था डब्ल्यू हंटर जी ने कि जो इंडिया के मुसलमान हैं, अगर वो हमारा साथ दे दें तो हम आसानी से ब्रिटिशर्स जो है आसानी से भारत में बहुत लंबे समय तक रह सकती है, ठीक है। तो ए का 1 है, तो ए का 1 देखो, एक ए का 1 इसमें है, और एक का 1 सी वाले ऑप्शन में आ रहा है हमारा। और बी का 5 है, तो बी का 5 एक ही जगह आ रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये भी एक इसमें बेसिकली करेक्टली मैच कौन सा है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कुछ राइटर्स दिए हुए हैं और बुक्स दिए हुए हैं, तो इसमें मैच द फॉलोइंग नहीं करना है, बेसिकली हमें कौन सा सही है वो देखना है। तो वैलेंटाइन चिरोल ये किसका है, वैलेंटाइन चिरोल है, ये इसका हो जाएगा वैलेंटाइन चिरोल का अपना इंडिया अनरेस्ट, ठीक है। एंड ये जबकि इंडिया स्ट्रगल नहीं होगा, इसका क्या हो जाएगा, इंडिया अनरेस्ट। तो ये पहला ऑप्शन तो अपना गलत है। रफीक जकारिया द मैन्स हु डिवाइडेड इंडिया, ये सही है, ठीक है, ये वाला सही है, रफीक जकारिया मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बट एक बार हम लोग सब मैच करके भी देख लेते हैं क्या क्या किसका हो सकता है। तो वैलेंटाइन चिरोल किसका हो जाएगा, इसका अनहैप्पी इंडिया है, नहीं सॉरी, ये इंडिया अनरेस्ट हो जाएगा, इसका इंडिया अनरेस्ट, अनहैप्पी नहीं, ठीक है। इसका वैलेंटाइन चिरोल का इंडिया अनरेस्ट है, ठीक है। इसी में लिखते हैं, इसमें वैलेंटाइन चिरोल जो थे राइटर थे, वो लिखते हैं कि इंडिया में जो ये जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग हैं, वो इंडिया में सबसे बड़े जो इंडिया को अनरेस्ट करने, मतलब इंडिया में परेशानी का सबब जो ब्रिटिशर्स के लिए है, वो यही जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है। तो वो सब है, तो उनके बारे में बाल गंगाधर तिलक के बारे में उन्होंने जिक्र किया है इसमें। और रफीक जकारिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। और सुभाष चंद्र बोस की अगर हम लोग बात करें, तो सुभाष चंद्र बोस का है इंडिया स्ट्रगल, ठीक है। और इसमें अनहैप्पी इंडिया जो है, अनहैप्पी इंडिया है लाला लाजपत राय का, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय, ठीक है। ये बुक अनहैप्पी इंडिया इनके द्वारा लिखा हुआ था, लाला लाजपत राय के द्वारा। और बी डी सावरकर का देखा जाए तो उनका, बी डी सावरकर का इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा है इसमें, बी डी सावरकर का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। क्विट इंडिया जो शब्द हुआ था जब 1942 में फाइनली गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है, 8 अगस्त को
8 अगस्त 1942 को क्या हुआ, स्टार्ट कर दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, उस दिन रिजोल्यूशन पास होता है कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जाएगा इंडिया में। तो इसी दिन 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होता है और फाइनली पूरे इंडिया में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। और काफ़ी इसमें क्विट इंडिया मूवमेंट में हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे जो वुमेंस लीडर थी वो अंडरग्राउंड रेडियो कम्युनिकेशन के साधन से वो सारे लीडर्स को इन्फॉर्मेशन दे रही थी। ठीक है, तो इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन भी काफ़ी ज़्यादा था। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा जितने भी लोग थे उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने देखा था। और ये जो स्लोगन था वो यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, ये हो गया साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नारा दिया गया था। ठीक है, जब साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था तो ये भी इन्हीं के द्वारा ही दिया गया था, यूसुफ मेहर अली के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का जो लास्ट गवर्नर था वो कौन थे? तो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे लास्ट गवर्नर जो थे वो थे अपने सी राजगोपालाचारी। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर थे। ठीक है, और फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लास्ट थे। और इनके बारे में अगर देखा जाए सी राजगोपालाचारी के द्वारा, तो ये मद्रास के, ठीक है, मद्रास के चीफ सीएम बनते हैं। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट होता है तो मद्रास के ये सीएम बनते हैं। ठीक है, और इनको राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजा जी के द्वारा इनको बोला जाता है। ठीक है, और एक अपना उत्तराखंड जो है तो वहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है और एक राजा जी नेशनल पार्क है। तो राजा जी नेशनल पार्क इन्हीं के नाम के द्वारा रखा गया है। ठीक है, सी राजगोपालाचारी के द्वारा के नाम पे रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैबिनेट मिशन वाज प्रेसाइडेड बाय। तो कैबिनेट मिशन किनके द्वारा होल्ड किया गया था, किनके द्वारा प्रेसिडेंटशिप किसके द्वारा होल्ड किया गया था? तो लॉर्ड एटली है, स्टैफर्ड क्रिप्स है, क्लेमेंट एटली, सर पी लॉरेंस है, इनको पैट्रिक लॉरेंस नाम है। तो एक बार कैबिनेट मिशन के बारे में देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन जो है अपना, कैबिनेट मिशन बेसिकली मार्च 1946 में अनाउंस कर दिया गया था कि एक कैबिनेट मिशन बनाया जाएगा। और क्योंकि वर्ल्ड वार क्या था अपना इंड हो रहा था 1945 में ही अपना वर्ल्ड वार इंड हो गया था। तो फिर 1946 में वहाँ पे उस समय ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर थे एटली थे। ठीक है, एटली क्या थे? पीएम एटली। तो ये लेबर पार्टी के थे, ये लोग लेबर पार्टी। तो वहाँ पे इलेक्शन भी होने वाला था इंग्लैंड में। तो वो ये लोग डिसाइड करते हैं कि इंडिया में अब जो पावर है वो अब उनको देने का समय आ गया है। तो उसी चीज़ को देखते हुए कैबिनेट मिशन इंडिया में भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन बेसिकली मार्च 1946 में एक बना दिया गया था और ये फाइनली इंडिया में अप्रैल में आ जाता है। ठीक है, 1946 में अप्रैल में आ जाता है, लेकिन मार्च के ही समय में आ जाता है। ये एक्चुअली होता क्या ना कि फरवरी में ही बन जाता है, ये फरवरी 1946 में बन जाता है और मार्च के तकरीबन में ये आ जाता है। ठीक है, इंडिया में मार्च 1946 में आ जाता है बेसिकली। और अप्रैल तक पूरे इंडिया में आके वो देखता है कि क्या क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसके बेसिकली जो हेड रहते हैं वो पैट्रिक लॉरेंस रहते हैं। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस रहते हैं, उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। और इनके साथ साथ 1-2 और मेंबर थे, जैसे कि एवी अलेक्जेंडर और एक स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स। तो ये तीनों लोगों का नाम हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, सर पैट्रिक लॉरेंस तो प्रेसिडेंट थे और एवी अलेक्जेंडर और स्टैफर्ड क्रिप्स भी इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द रिजल्ट्स ऑफ हुज ब्रेन INA वाज फाउंडेड। तो जो इंडियन नेशनल आर्मी था पूछ रहा है कि वो किसका ये ब्रेन चाइल्ड था, मतलब किसके दिमाग का उपज था ये। तो ये बेसिकली अगर हम लोग इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो इसमें 3 लीडर थे। ठीक है, तो इसमें से एक मोहन सिंह भी थे। ठीक है, मोहन सिंह। और 2 लीडर के बारे में देख लेते हैं। 2 लीडर थे, ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लोन थे और एक व्यक्ति और थे जो मेजर फुजीमुरा नाम था उनका, फूजी। तो ये 3 लीडर मिलकर क्या है ना कि इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्म करते हैं ये लोग। और ये 1914 का समय चल रहा था बेसिकली, 1942 का समय था। ठीक है, तो उसी समय ये इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त 1942 एंड वाज सेंट टू। मतलब जब 1942 में हमें पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट पूरे इंडिया में चल रहा था
और फाइनली 9 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लीडर्स जो भी थे, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड, वो सारे क्या होते हैं, अरेस्ट होते जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उनमें से एक राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो पूछ रहा है कि राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके कहाँ भेजा गया था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट करके बांकीपुर जेल, ठीक है, जो पटना में है, वहाँ पे भेजा गया था, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लीडर, जैसे कि महात्मा गांधी की बात करें, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, तो उनको आगा खान पैलेस है, ठीक है, आगा खान पैलेस में रखा गया था महात्मा गांधी को और सरोजनी नायडू को, और भी डिफरेंट लीडर्स थे, ठीक है। तो उनको डिफरेंट जगह में उनको बंद करके रखा गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 131st। ऑन 6 जुलाई 1942 एट द वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, महात्मा गांधी डिस्कस फर्स्ट टाइम हिज क्विट इंडिया पॉलिसी, ठीक है, पहली बार क्विट इंडिया पॉलिसी के बारे में डिस्कस किया जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमेटी, इसमें जब डिस्कस किया जाता है तो उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है। तो देखो 1942 का समय क्या है, वर्ल्ड वार का समय चल रहा था, और वर्ल्ड वार जो था अपना, वर्ल्ड वार जो था ये अपना 1939 से शुरू हो जाता है, ठीक है, 1939 से। तो बेसिकली जब वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है ना, तो उस समय जब 1939 में प्रेसिडेंटशिप जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो होल्ड कर रहे थे, ठीक है। और पूरे वर्ल्ड वार के समय तक, ठीक है, 1945 तक यही क्या है ना कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये दौर 1942 का था। तो इस समय भी कौन उस कमेटी को हेल्ड कर रहा था, जो प्रेसिडेंटशिप था, वो भी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के ही पास था, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 132। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट ऑफ सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सेपरेट स्टेट की मांग चल रही थी, क्योंकि इसका स्टार्ट अगर हम लोग देखा जाए, इसका बीज जो बोया गया था वो 1909, ठीक है, 1909 में एक मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था अपना, ठीक है, 1909 में मॉर्ले मिंटो जो रिफॉर्म आया था, इसमें बात कही गई थी कि कैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाए, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो इसी से क्या हो रहा था कि मुस्लिम्स धीरे धीरे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगे थे, ठीक है, क्योंकि एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था उनको कि जिस सीट पे आप लड़ोगे उसमें आप जो भी जिस जगह से आप लड़ोगे, जिस असेंबली या फिर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप खड़ा होगे, वहाँ पे आप मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भी रहेगा और जो वोट देने वाले लोग होंगे ना वो भी मुस्लिम्स होंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का कहानी ये था। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट लीडर्स थे उससे मतलब सहमत नहीं थे इससे, सेपरेट इलेक्टोरेट से। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मुस्लिम्स 1909 के बाद धीरे धीरे मुस्लिम्स मतलब क्या हो रहा था कि पाकिस्तान मतलब धीरे धीरे एक मुस्लिम एक सेपरेट नेशन का डिमांड करते जाते हैं। और फाइनली वो समय आता है जब 1940 को, ठीक है, 1940 में लाहौर में मुस्लिम लीग का, ठीक है, इसी समय क्या होता है कि मुस्लिम लीग फॉर्म भी होने लगता है, ठीक है, 1909 में। और लाहौर में एक मुस्लिम लीग का एक मीटिंग होता है, ठीक है, और उसके हेड होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। तो इसी में डिसाइड किया जाता है कि हमें एक सेपरेट नेशन चाहिए पाकिस्तान, जिसमें फुल्ली क्या होंगे, सारे के सारे लोग मुस्लिम रहेंगे। तो ये डिमांड होती है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 133। फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू बी द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज दादा भाई नौरोजी हु कंटेस्टेड ऑन द टिकट ऑफ, ये किसके तरफ से लड़े थे, मतलब किस पार्टी के थे। तो बेसिकली हम दादा भाई नौरोजी के बारे में पहले देख लेते हैं और फिर क्वेश्चन पे भी आते हैं। देखो दादा भाई नौरोजी की बात करें ना, तो दादा भाई नौरोजी इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक चीज़ और देख ले तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये प्रेसिडेंटशिप 3 बार होल्ड करते हैं, ठीक है। 3 बार कब होल्ड करने के बाद देख लेते हैं। 1886 में होल्ड करते हैं, फिर 1893 का जो प्रेसिडेंटशिप होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का उसमें भी होल्ड करते हैं, और फाइनली 1906 के समय, ठीक है, 1906 में प्रेसिडेंटशिप होल्ड करके रखते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और अगर हम लोग देख लें दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो दादा भाई नौरोजी हैं वो लिबरल पार्टी से, ठीक है, लिबरल पार्टी से वो लड़ते हैं। और उनका जो एरिया था, ठीक है, लंदन में जो एरिया था फिन्सबेरी कॉन्स्टिट्यूंसी था, फिन्सबेरी कॉन्स्टिट्यूंसी था, ठीक है। यहाँ से इन्होंने इस लिबरल पार्टी के टिकट से लड़ा था। और एक चीज़ और हम लोग देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो ये फिन्सबेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे, और इन्हें बेसिकली दादा भाई नौरोजी का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली मॉडरेट्स वाला पार्ट ज़्यादा था, ठीक है, मॉडरेट्स वाले पार्ट्स में ज़्यादा लड़े थे। और इनका एक बुक भी था, ठीक है, रस्त गोफ्तर।
ठीक है। रस गोफ्तर एक इनका एक मैगजीन चला करता था। तो बेसिकली हम दादा भाई नौरोजी के बारे में ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया, और ये लिबरल पार्टी से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, हु हेल्ड फ्री इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ द करेज एंड विजन। ठीक है, तो ये किसके द्वारा ये कहा गया था? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, क्लीमेंट एटली। तो देखो ये बेसिकली बोला गया था, ये जब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं उस समय। ठीक है, गवर्नर जनरल के तौर पे ब्रिटिशर्स के द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ही कहा था कि जवाहरलाल नेहरू एक काफ़ी करेजियस और विजनरी लीडर हैं। ठीक है, तो इनका एक प्लान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं कि ये एक जून प्लान देते हैं। ठीक है, जून प्लान ऑफ 1947, मतलब 3 जून बेसिकली बोलते हैं, 3 जून। इसमें बेसिकली बात किया गया था कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को तक देश को छोड़ के चले जाएंगे, और सारा का सारा पावर जो है हम इंडियंस के को दे दिया जाएगा। बेसिकली इसमें बात किया गया था, और यही बोले थे, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही बोला था कि इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एज एन आउटस्टैंडिंग लीडर ऑफ करेज एंड विजनरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट ऑफ इंडियन हाई कमीशन वॉज क्रिएटेड बाई विच एक्ट। तो ये जो इंडियन हाई कमीशन इंडियन हाई कमीशन एक पोस्ट बनाया गया था, तो बेसिकली पूछ रहा है कि वो किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था। तो पहला ऑप्शन है अपना इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो बेसिकली इसमें हमारा इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक्ट था। ठीक है, 1909 में हम लोग क्या देखे थे कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म आता है। बेसिकली उसमें क्या हो रहा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया जाता है, और ये जो अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, इसमें बेसिकली कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। और इसमें जो पीएम रहते हैं इस समय, इंग्लैंड के पीएम रहते हैं लॉर्ड जॉर्ज रहते हैं। ठीक है, लॉर्ड जॉर्ज पीएम रहते हैं इंग्लैंड के। और इसको इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, उससे हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था। ठीक है, इंडिया का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो होता था मॉन्टेग्यू, और ये चेम्सफोर्ड क्या थे? गवर्नर जनरल थे। तो उन्हीं के दोनों को नाम को कंबाइन करके नाम दिया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, ये इसमें बेसिकली बहुत सारे रिफॉर्म्स आए थे कि कैसे इंडिया में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स आए कि वो इंडिया में आगे अच्छे तरीके से ब्रिटिश मतलब रूल कर सके या फिर एडमिनिस्ट्रेट कर सके। तो इसमें कुछ आई थी, जैसे कि हाई कमीशन बनाया गया था। ठीक है, इंडियन हाई कमीशन बनाया गया था। और इसमें कुछ और भी आए थे, जैसे कि अपना एक जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट जो डायरकी सिस्टम था। ठीक है, प्रोविंशियल डायरकी नाम का भी आया था, प्रोविंशियल डायरकी। इसी में आया था अपना रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। ठीक है, रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट। तो बेसिकली जो रिजर्व लिस्ट था उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, जैसे कुछ पुलिसिंग वाला सिस्टम, लैंड वाला सिस्टम, रेवेन्यू, जस्टिस। तो ये सारे किसमें थे? रिजर्व लिस्ट में। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे ब्रिटिशर्स के, उसको रिजर्व रखा गया था, और उसको होल्ड, उस सब्जेक्ट्स को देखता था गवर्नर जो होता था, वो देखते थे। और ट्रांसफर लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स एरिया थे जैसे कि जो लेस इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन। तो इन सारे चीज़ों को ना ट्रांसफर लिस्ट में रखा गया था, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेट करने की जो पावर थी वो इंडियंस को दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स 1990 में किए गए थे। और फाइनली 1935 के एक्ट में, ठीक है, फाइनली 1935 के एक्ट में क्या हुआ कि ये जो प्रोविंशियल डायरकी था, ठीक है, स्टेट में जो ये डायरकी सिस्टम आया था वो खत्म करके वो सेंट्रल लेवल पर डायरकी आ गया। ठीक है, तो प्रोविंशियल डायरकी को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट बुक इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड जो बुक है अपना, वो किनके द्वारा लिखा गया था? राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पेंडल मून, अम्बा प्रसाद। तो देखो इंडिया डिवाइडेड बेसिकली राजेंद्र प्रसाद थे, उनके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कुछ देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी को आज़ाद शत्रु के नाम से भी जाना जाता था, आज़ाद शत्रु। ठीक है, मतलब कि जिन्हें कोई हरा ना सके। और अगर हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में देख लें तो राजेंद्र प्रसाद जी बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस जो स्टार्ट हुआ था, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 में बनाया गया था। तो उनमें इस ऑर्गेनाइजेशन में इनका काफ़ी अहम योगदान था। ठीक है,
काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को इकट्ठा करने में, ठीक है, एक जगह अच्छे से कॉन्फ्रेंस चलाने में, सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करके उनको भारत की आज़ादी के बारे में समझाने में इनका काफ़ी अहम योगदान था। और अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लें तो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में, तो इन्होंने कांग्रेस सेशन जो हुआ था उसमें इन्होंने प्रेसिडेंटशिप भी होल्ड किया था। तो 1934 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था, ठीक है, तो उसमें इन्होंने लीड किया था। 1934 जो बॉम्बे में हुआ था। और फाइनली जब त्रिपुरी क्राइसिस हुआ था, ठीक है, त्रिपुरी क्राइसिस, ठीक है, ये 1939 में हुआ था। बेसिकली इसमें त्रिपुरी क्राइसिस में क्या हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि प्रेसिडेंटशिप जीत जाते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। बट वहीं पे दो लीडर्स खड़े होते हैं, गांधी जी की तरफ से पट्टा भाई सीतारामैया जी खड़े होते हैं, और वन साइड एक अलग साइड में सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं। तो इसमें होता क्या कि सुभाष चंद्र बोस त्रिपुरी वाले जगह में जीत जाते हैं, और इससे क्या होता है कि जो गांधी जी का जो उम्मीदवार था पट्टा भाई सीतारामैया, वो हार जाते हैं। तो इसी से दुखी होकर काफ़ी ज़्यादा गांधी जी थोड़ा सा दुखी होते हैं। तो उसमें इस चीज़ को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और फाइनली त्रिपुरी जो कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें राजेंद्र प्रसाद क्या थे, वो प्रेसिडेंटशिप होल्ड करते हैं। और फिर एक बार 1946 में जब JV कृपलानी थी अपने प्रेसिडेंट, तो वो भी क्या करती हैं, रिजाइन दे देती हैं। तो उस समय भी प्रेसिडेंटशिप राजेंद्र प्रसाद जी ने होल्ड किया था। और फाइनली अगर हम लोग देखें तो जब अपना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बना था, ठीक है, और ये 11 दिसंबर 1946 को बना था। तो इसमें भी जो प्रेसिडेंटशिप बने थे, प्रेसिडेंटशिप जो होल्ड किया गया था वो राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से ले सकते हैं। और इंडिया डिवाइडेड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन विजिटेड इन इंडिया। तो साइमन कमीशन जो है वो भारत में कब आया था? ऑप्शन है 1927, 1928, 1929, 1930। तो पहले हम लोग साइमन कमीशन के बारे में देख लेते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो साइमन कमीशन क्या था ना, जो 1919 का एक्ट था अपना, 1919 का जो एक्ट था, ठीक है, जो मॉन्टेग्यू केम्सफोर्ड रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो वो क्या था ना कि वो हर 10 साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला था कि इससे हम लोग रिफॉर्म करेंगे, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस चाहिए होगा हम उसे भारत में चेंज करेंगे। तो ये एक्ट बेसिकली 1990 वाला 10 साल के बाद आने वाला था, मतलब 1929 या 30 में आता, मतलब उस रिफॉर्म जो आता, जो एक्ट आता वो 1929 या 1930 में आता। बट बेसिकली हुआ क्या ना कि उस समय 1928 में के आसपास ब्रिटेन में इलेक्शन थी। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ना, तो स्टैच्यू बाल्डविन थे उस समय, ठीक है, बाल्डविन थे, स्टेनले बाल्डविन थे, ठीक है, स्टेनले बाल्डविन वो PM थे, ठीक है, वो बेसिकली इंग्लैंड के PM थे। तो वहाँ पे इलेक्शन भी था, तो वो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक कमेटी बनाया साइमन कमीशन के नाम से। और इस कमेटी को बनाया कब गया था? नवंबर 1927 को एक कमेटी बनाया गया कि जो एक साइमन कमीशन के नाम से एक कमेटी बनाई है कि आप जाइए इंडिया में और जो भी रिफॉर्म होना चाहिए इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, उसको आप देखिए और कीजिए। तो इसी रिफॉर्म को देखते हुए फाइनली क्या होता है कि ये 1928 फरवरी 1928 में जो साइमन कमीशन होता है वो इंडिया आता है, ठीक है, ये इंडिया आते हैं। और इसमें खास बात ये थी ना कि इसमें कोई भी मेंबर जो था, इसमें लगभग 7 मेंबर थे, ठीक है, ये 7 मेंबर्स की कमेटी थी, ठीक है, और इसमें कोई भी इंडियन मेंबर थे, नो इंडियन मेंबर, कोई इंडियन मेंबर, ठीक है, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो इंडियन लीडर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खफा होते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आ रहा है वो हमारे देश के लिए आ रहा है, और उसी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को करने के लिए उसमें कोई इंडियन नहीं है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा इंडियंस लीडर काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट करते हैं इसका। और इसका नारा भी दिया जाता है कि साइमन गो बैक, ठीक है, कि साइमन गो बैक, चले जाओ। लेकिन उसके बीच में होता क्या ना कि ये नवंबर में बन जाता है ये साइमन कमीशन कमेटी, और दिसंबर के समय में, दिसंबर 1927 में INC का एक प्रेसिडेंटशिप होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो रेगुलर मीटिंग चलता है हर ईयर एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का मीटिंग होता था। तो ये जो मीटिंग हुआ था ये मद्रास में हुआ था, ठीक है, ये मद्रास में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंटशिप होल्ड कर रहा था वो M.A. अंसारी करके थे, ठीक है, M.A. अंसारी। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का बॉयकट किया गया था कि जो साइमन कमीशन आ रहा है उसका हम लोग पूर्ण विरोध करते हैं, हम लोग इसके पक्ष में नहीं हैं, ठीक है। और फाइनली फरवरी 1928 में ये इंडिया आता है, और ये 7 मेंबर का कमेटी होता है, इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होता है। और इसका नारा दिया जाता है साइमन गो बैक।
और ये नारा किसने दिया था, हम लोग अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यूसुफ मेहर अली थे, उन्होंने ये नारा दिया था साइमन गो बैक। फिर इस नारे को काफ़ी ज़्यादा पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, और ब्रिटिशर्स जो आए हुए थे, ठीक है, और वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटिश प्रोविंस में जाकर इस चीज़ को जो रिफॉर्म करना था उसके लिए देख रहे थे, सब सारे चीज़ को देख रहे थे कि कहाँ कहाँ क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो जब ये जो कमीशन जो था वो जब अमृतसर जाता है पंजाब, ठीक है, अमृतसर जब जाता है तो वहाँ पे लाला लाजपत राय क्या थे, वहाँ उस मूवमेंट को लीड कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है, प्रोटेस्ट चल रहा था, तो हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा था, और अमृतसर में लाला लाजपत राय इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। तो इसी में क्या होता है कि वहाँ पे जो पुलिस थी वो प्रोटेस्ट जो कर रहे थे लोग उन पे हमला कर देती है, और यहाँ पे लाला लाजपत राय की जान चली जाती है, ठीक है, लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और इससे उनकी जान चली जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम साइमन कमीशन से देख सकते हैं। और साइमन कमीशन कब आया था, 1928 में आया था, और बन गया था 1927 में ही, बट इंडिया आया था 1928 फरवरी में, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन हम याद कर सकते हैं, ध्यान में रखना है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। इंडिया फॉर इंडियंस किसने लिखा था, CR दास, MG रानाडे, VD सावरकर, SN बनर्जी। तो इंडिया फॉर इंडियंस जो बुक है वो CR दास जी ने लिखा था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, CR दास जी के द्वारा, चित्तरंजन दास जी के द्वारा। देखो, अगर CR दास जी के बारे में अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं, इस CR दास जी को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, देश बंधु, ठीक है, देश बंधु के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम लोग कुछ देख ले तो CR दास ने अलीपुर जो केस हुआ था, ठीक है, अलीपुर का जो केस हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एक तरह से ये लॉयर थे, ठीक है, लॉयर थे, तो इन्होंने अलीपुर केस में अरबिंदो घोष को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट भी किया था, अरबिंदो घोष को प्रोटेक्ट किया था। और अगर हम लोग CR दास के बारे में देख लें तो CR जो अपना 1922 में जो गया सेशन हुआ था, ठीक है, 1922 में गया सेशन हुआ था INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जैसे कि हर साल मीटिंग होता है, तो ये 1922 का जो सेशन गया में हुआ था, और इसी में CR दास ने प्रेसिडेंटशिप होल्ड किया था, ठीक है। और इसी गया सेशन में एक खास चीज़ क्या होता है ना कि जो CR दास थे उन्होंने उस समय क्या हुआ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपना खत्म हुआ था अभी, ठीक है, 1920 अपना 1921 में जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था वो फाइनली क्या होता है कि इंड हो जाता है इसमें, ठीक है, 4 फरवरी को इंड हो जाता है। तो अब लीडर सोच रहे थे कि आगे कुछ ऐसा एक्टिविटी किया जाए जिससे हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट है वो आगे बढ़ सके। तो इसमें CR दास प्रेसिडेंटशिप रहते हैं गया में, और ये बात करते हैं कि अब देखो लड़ाई जो हम लोग एक तरफ प्रोटेस्ट करके भी देख लिए, कुछ हुआ नहीं, तब हम लोग जो असेंबली में इलेक्शन होगा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं कि जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहीं इसमें क्या होता है ना कि कांग्रेस में कुछ लीडर थे वो बोलते हैं कि ठीक है पार्टिसिपेट किया जाएगा, वहीं कुछ लीडर थे वो बोलते हैं कि पार्टिसिपेट हमें नहीं करना है, कुछ और तरीका अपना के हम लोग ब्रिटिशर्स से फ्रीडम लेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रो चेंजर्स थे, ठीक है, प्रो चेंजर, और एक थे नो चेंजर, ठीक है। प्रो चेंजर में जैसे कि CR दास आ गए, मोतीलाल नेहरू आ गए, ठीक है, लाला लाजपत राय आ गए। वहीं नो चेंजर्स में आ जाएंगे अपने राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू जैसे तमाम लीडर आ गए थे, ठीक है। तो इसमें फिर क्या होता है कि इसमें डिवाइड हो जाता है अपने कांग्रेस में, और फिर एक वोट किया जाता है कि कौन इलेक्शन के पक्ष में और कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो नो चेंजर्स हैं ना वो जीत जाते हैं वोटिंग में, और यहाँ पे जो प्रो चेंजर्स के जैसे कि CR दास वाले जो पार्टी थी वो हार जाती है। तो फाइनली क्या होता है कि CR दास इस कांग्रेस सेशन से इस्तीफा दे देते हैं, और फाइनली एक पार्टी का फॉर्म करते हैं जिसे हम लोग कांग्रेस स्वराज खिलाफत पार्टी 1923 में ये फॉर्म करते हैं, ठीक है, CR दास, ठीक है, CR दास ये कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं। और इनका एक चीज़ हम लोग अभी देख लिया कि जैसे कि इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक भी था, इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम इस क्वेश्चन से ध्यान में रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हेन डिड 2 स्कूल गर्ल्स कोमिला, शांति घोष एंड अच्छा गर्ल्स ऑफ कोमिला, ये कोमिला एक जगह था, ठीक है, कोमिला एक जगह, वहाँ पे शांति घोष और सुनीति चौधरी ने शॉर्ट डेट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उनको शॉर्ट डेट कर दिया था। तो बेसिकली हमें ईयर बताना है, अक्टूबर 1922, दिसंबर 1932, दिसंबर 1931 और फरवरी 1932। तो बेसिकली ये दिसंबर 1931 का समय था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो शांति घोष और अपने सुनीति चौधरी है, इन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उस समय के,
उनको दिसंबर 1931 में मतलब उनका एसिसिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। इनका नाम होता है इनका नाम होता है बकलैंड स्टीवेंस था, ठीक है, स्टीवेंस। ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रहते हैं, ठीक है। इन्हीं का एसिसिनेट कर दिया था इनके द्वारा दिसंबर 1931 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 140 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो द क्विट इंडिया रिजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ऑप्शन बी है द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन 7 प्रोविंसेस and Cripps proposed in an Indian Union with a full dominion status once the Second World War was over। तो हमें पता है कि ये 8 अगस्त 1940 वाला 1942 वाला जो समय है वो क्विट इंडिया मूवमेंट के काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। और उसी में 8 अगस्त को क्या हुआ था कि एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि पूरे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये क्लियर है कि इसका आंसर ए हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द चिट्टागोंग आर्मरी रेड हैज़ बिन प्लान्ड बाई। तो चिट्टागोंग आर्मरी रेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चिट्टागोंग आर्मरी को एक बार हम देख लेते हैं कि चिट्टागोंग अभी फिलहाल बांग्लादेश में वो रीजन है, ठीक है। एक पोर्ट भी है, चिट्टागोंग पोर्ट है, वो बांग्लादेश में आता है। और चिट्टागोंग आर्मरी रेड के बारे में देखें ना तो एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप की बनाया गया था जिसे हम लोग इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम से जानते हैं। इंडियन रिपब्लिकन ठीक है। इसको इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी जिसको लीड कर रहे थे सूर्य सेन, ठीक है। सूर्य सेन इसे लीड कर रहे थे और ये लगभग समय है अप्रैल का, ठीक है। अप्रैल 1930 का समय है। और उस समय क्या हो रहा था ना कि 1925 के आसपास क्या हो रहा, 1924-1930 के बीच में रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंडिया में बढ़ गई थी, ठीक है। तो डिफरेंट जगह डिफरेंट लीडर्स रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को लीड कर रहे थे। तो चिट्टागोंग वाले रीजन में सूर्य सेन थे, वो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे। बेसिकली चिट्टागोंग आर्मरी रेड में होता क्या ना कि पुलिस स्टेशन होता है और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आर्मी का एक मतलब बहुत सारा उसका सामान रहता है, ठीक है। उसका बहुत सारा जो आर्मर्स सामान होते हैं जैसे कि राइफल्स गन हो गया, राइफल्स गन्स, या फिर उसकी काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ काफ़ी रखी हुई थी, ठीक है। तो उसी को क्या करते हैं कि सूर्य सेन और इनके साथ लगभग काफ़ी ज़्यादा इनकी ये जैसे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है तो इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स में लोग थे, ठीक है। इनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग मिलती थी। तो इन्होंने एक प्लान बनाया था कि कैसे वो पुलिस वाला जो बैरक है उसको हम लोग लूट लें और उसमें सारे जो हथियार पड़े हुए हैं उससे हम लोग अपने यूज़ करेंगे ब्रिटिश से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो इनके इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य सेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142 क्वेश्चन, विच रिवॉल्यूशनरीज वेयर हैंग्ड इन द काकोरी ट्रेन रॉबरी केस। तो कौन सा रिवॉल्यूशनरी था जो हैंग किया गया था काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट में, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ था। देखो अभी जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बात किया कि 1925 से और 1930 के आसपास काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज चल रही थी। तो इसी में क्या हुआ ना कि 1924 में, ठीक है, 1924 में एक HRA नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसको जो बनाने वाले कौन कौन थे, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल हैं, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे काफ़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह लेहरी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है, हैंग इनको। और इसी में क्या हुआ ना कि इसमें ये सारे जो लीडर्स हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ऐसे लीडर्स एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और उसमें बात करते हैं कि कैसे ब्रिटिशर से फाइट किया जाए। और इसी में क्या होता है ना कि एक बार ये काकोरी वाला जो इंसिडेंट होता है ये 1925 में होता है, ठीक है। 1925 में काकोरी वाला इंसिडेंट होता है। बेसिकली लखनऊ जो है अपना, लखनऊ यूपी का जो कैपिटल है अभी फिलहाल लखनऊ, तो उसी के जस्ट कुछ दूर पहले एक काकोरी जगह आता है। तो वहाँ पे एक 8 डाउन ट्रेन आ रही थी, ठीक है, 8 डाउन ट्रेन है। और बेसिकली उस ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के आर्मर्स सामान्स रखे हुए थे, हथियार रखे हुए थे, पैसे रखे हुए थे। तो ये जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था ये डिसाइड करता है कि हम लोग उस जो ट्रेन आ रही है उसको हम लोग लूटेंगे, ठीक है। और उससे लूट के सारा सामान लूट लिए थे उन लोगों ने। और इससे 1925 में हुआ था और इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लोग थे। और इसी में क्या हुआ ना कि बहुत सारे लीडर्स पकड़ा भी गए थे और उनको हैंग कर दिया गया था, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर। 143 क्वेश्चन है, हु इस्टेब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। तो अपना क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल, बिपिन झा, ठीक है। तो अगर हम लोग अनुशीलन समिति के बारे में देख लें
तो ये एक तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसमें जो भी यूथ या फिर जो भी यंग लोग होते थे उनको इसमें मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन में लिया जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था कि आप कैसे ब्रिटिशर से फाइट करेंगे। ठीक है, तो बिहार में किसका ब्रांच बनाया गया था जिसके हेड थे सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द अभिनव भारत सोसाइटी इन 1906 इन लंदन। ठीक है, लंदन में 1906 में अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाया था? ठीक है, अभिनव भारत सोसाइटी किसने बनाया था? विनायक दामोदर सावरकर ने बनाया था। ठीक है, इन्होंने 1906 में अभिनव भारत बनाया था। देखो बेसिकली इसमें अगर हम लोग वी.डी. सावरकर के बारे में देख लें तो इन्होंने हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा का बेसिकली मतलब एक तरह से देखा जाए तो फाउंडर थे और ये प्रेसिडेंटशिप होल्ड किया था इन्होंने हिंदू महासभा का। ठीक है, और वी.डी. सावरकर के बारे में देख लें तो ये इनका एक कुछ मित्र मेला नाम का, ठीक है, मित्र मेला नाम का इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पत्रिका चलता है। ठीक है, मित्र मेला। और एक चीज़ और देखा जाए ना तो जो 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, तो ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में क्या था? बेसिकली सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स की बात की गई थी। ठीक है, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा। तो इस चीज़ से जो वी.डी. सावरकर थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज भी थे। ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट करते हैं इसका, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का। और इसी प्रोटेस्ट में क्या होता है कि ब्रिटिशर्स इन्हें काला पानी की सज़ा दे देती है और ये फिर इनको काला पानी भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम ध्यान में रख सकते हैं वी.डी. सावरकर के बारे में। और बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, ऑन विच डेट सुखदेव, भगत सिंह एंड राजगुरु वेयर हैंग्ड? 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931, 12 नवंबर 1930। तो अगर हम लोग भगत सिंह जैसे लोगों के बारे में बात करें, भगत सिंह, सुखदेव, तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी 1928 में, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बेसिकली ये सिमिलर जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसी के लाइन पे चल रही थी, बट इसमें एक सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया था। बेसिकली इसमें ऐड सोशलिस्ट इसलिए किया गया था कि जो नीचे के तबके के लोग हैं, जैसे कि लेबर्स हैं, फार्मर है, तो उनकी भी बात सुनी जाए, उनके लिए भी बात सुनी जाए। तो बेसिकली इसलिए एक सोशलिस्ट नाम का वर्ड ऐड किया गया था इसमें। ठीक है, और इसके जो फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, भगत सिंह जैसे लीडर्स ने इसे फाउंड किया था। और इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हो रही थी, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो एक ट्रेड यूनियन बिल आया था। ठीक है, ट्रेड यूनियन बिल आया था और इससे काफ़ी ज़्यादा विरोध किया जा रहा था उसका, ट्रेड यूनियन बिल का। तो इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन्होंने सेंट्रल असेंबली में, ठीक है, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकते हैं। ठीक है, बॉम्ब को फेंक कर, लेकिन ऐसे जगह फेंकते हैं वो लोग कि जहाँ पे किसी को नुकसान नहीं हो। बेसिकली उनका ये फेंकने का मकसद बम ये था कि वो बेसिकली अपनी आवाज़ को रखें। ठीक है, जो भी उनकी बात है उसको सुनी जाए। ठीक है, तो सेंट्रल असेंबली में इन्होंने बॉम्ब फेंका था। और एक काम और किया था इन लोगों ने कि सॉन्डर्स का एसेसिनेशन किया था, सॉन्डर्स। ठीक है, सॉन्डर्स का एसेसिनेशन किया था। तो इसी चीज़ में क्या हुआ ना कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी जाती है, सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इन विच प्लेस खुदीराम बोस ट्राइड टू किल किंग्सफोर्ड? देखो किंग्सफोर्ड को बेसिकली, किंग्सफोर्ड जो होता है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी का हेड रहता है। ठीक है, किंग्सफोर्ड, और ये उन दिनों मुजफ्फरपुर में था। ठीक है, मुजफ्फरपुर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। तो इसे एक मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस क्या है? तो इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की, दो लोग थे जिन्होंने ये किंग्सफोर्ड का एसेसिनेशन किया था। और इसमें क्या हुआ ना कि खुदीराम बोस को फांसी मिल जाती है और प्रफुल्ल चक्की जो था वो अपने आप को मतलब गोली मार लेता है। ठीक है, तो इसी के हम लोग मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्लेस क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड मैडम कामा होस्ट द फर्स्ट ट्री कलर? ठीक है, पहली बार तिरंगा फ्लैग 1907 में फहराया गया था मैडम जी कामा के द्वारा, मतलब विदेश से बाहर। और ये कहाँ फहराया गया था? तो ये बेसिकली जो प्लेस था वो स्टुअर्टगर्ट है। ठीक है, जर्मनी में स्टुअर्टगर्ट जगह है, वहाँ पे मैडम भिखाजी कामा के द्वारा होस्ट किया गया था फ्लैग। और मैडम भिखाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये भी हमें ध्यान में रखना है कि मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है मैडम भिखाजी कामा को। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टुअर्टगर्ट में। और एक चीज़ और देख सकते हैं कि मैडम कामा जो थी
वो इन अपने दादा भाई नौरोजी जो हैं उनको एक आइडियल मानती थी, ठीक है, और इनकी सेक्रेटरी भी थी, ठीक है, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला था मैडम जी कामा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वेयर वॉज द गदर पार्टी स्टैब्लिश्ड, गदर पार्टी जो था वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था? जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड। तो ये जो गदर पार्टी था ये 1913 में, ठीक है, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था, ठीक है, गदर पार्टी जो थी। और इसी के नाम पे गदर अखबार भी फिर छपने लगा था, ठीक है। इसमें जैसे कि कुछ लीडर्स हैं जैसे कि रोहन सिंह बखना, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं, सोहन सिंह बखना जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर माइकल ओ डायर वॉज शॉट डेड ऑन 13 मार्च 1914 इन लंदन बाई, किसके द्वारा शॉट डेड किया गया था? तो उधम सिंह के द्वारा इन्हें शॉट डेड किया गया था, ठीक है, उधम सिंह के द्वारा शॉट डेड किया गया था। और ये 1940 के समय में, ठीक है, 1940 में कैक्सटन हिल था, ठीक है, कैक्सटन हिल एक जगह है वहाँ पे इन्हें शॉट डेड कर दिया था उधम सिंह ने माइकल ओ डायर के, क्योंकि हमें पता है कि माइकल ओ डायर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है जलियांवाला बाग में, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर में काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो और इनका इसका सारा का सारा जो श्रेय है जलियांवाला बाग का माइकल ओ डायर को जाता है, इसीलिए उधम सिंह ने इसे बदला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 150 क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द लाइफ पनिशमेंट फॉर द मर्डर ऑफ कर्नल विली? कर्नल विली के मर्डर में केस में पनिशमेंट किसे दिया गया था? तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसका? मदन लाल ढींगरा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मदन लाल ढींगरा को दिया गया था, ठीक है। ये भी एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट टाइप के लीडर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडिया हाउस इन लंदन? इंडिया हाउस इन लंदन फॉर्म किसने किया था? तो ये सब फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन है, जल्दी देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्यामजी कृष्ण वर्मा, ठीक है, इंडियन हाउस इन लंदन श्यामजी कृष्ण वर्मा। एक सन्यासी हु केम टू द डिस्ट्रिक्ट आफ्टर स्पेल ऑफ एन इंडिपेंडेंट indentured laborer in Fiji and carrying a copy of Tulsidas Ramayan on his back, from which he would recite verses to ruler or audience. The peasant leader referred to here. Basically ये लेबर होते हैं, ठीक है, इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि वो कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबा रामचंद्र, ठीक है। बाबा रामचंद्र जो है एक ये भी क्या होते हैं कि लेबरर ही होते हैं, फीजी में चले जाते हैं, ब्रिटिशर्स इन्हें फीजी लेके जाती है। और फिर वापस क्या होता है कि 1920 का समय चल रहा था, 1920 इंडिया में। और उस समय क्या हो रहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंडिया में काफ़ी पीक पे था, ठीक है, 1921 में पीक पे था। और वहाँ पे ये बेसिकली जो रीजन है अपना, ये जो दिया हुआ है ये बेसिकली यूपी का एरिया है, ठीक है, यूपी का अवध वाला ये रीजन है, ठीक है। अवध वाले रीजन में जो पीजेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, ठीक है। कैसे परेशान थे? अपने ज़मींदार से, क्योंकि ज़मींदार जो थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई टैक्स मांग रहे थे अपने पीजेंट से। और यहाँ पे जो बेसिकली जो सोसाइटी में जो लोग थे समाज में, जैसे कि कुछ जो कम लेवल के पीजेंट्स थे, जो छोटे पीजेंट्स थे, उनसे वो बंधुआ मजदूरी भी कराते थे, ठीक है, बंधुआ मजदूरी कराते थे, और जिसे हम लोग बेगार भी बोलते हैं। और जो लोअर कास्ट ऑफ सोसाइटी थी, जैसे कि धोबी हो गया, नाई हो गया, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा ये लोग मतलब उनसे भेदभाव करते हैं। तो उसी समय क्या हो रहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। तो फाइनली क्या होता है कि बाबा रामचंद्र इस पीजेंट वाले मूवमेंट को लीड करते हैं और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शायद ज्वाइन कर लेते हैं। और फाइनली क्या होता है कि वहाँ पे एक अवध किसान सभा बनाया जाता है, ठीक है, अवध किसान सभा बनाया जाता है। और उसमें जो भी डिमांड्स थी, ठीक है, जो भी डिमांड्स थी पीजेंट्स की, ठीक है, कि जो हायर टैक्स ले रहे हैं उसको कम कर दिया जाए, ठीक है, और जो भी बेगार किया जा रहा है, जो मतलब जो बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है उसको हटाया जाए। और जो धोबी थे और जैसे नाई थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था इसमें। और इसमें एक नाई धोबी बंद कैंपेन भी चलाया जाता है। इसमें नाई जो थे उनका बाल, जमींदार से लोग का बाल काटना छोड़ दिया, और वाशरमैन जो धोबी थे वो उन लोगों का कपड़ा धोना छोड़ दिया। तो ये काफ़ी ब्रॉड मूवमेंट चला था और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ अटैच कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। वगैरह अपराइजिंग कहाँ हुआ था? वगैरह अपराइजिंग अपना बड़ौदा में हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये लोग। मोपला रिवलियन के बारे में देख लेते हैं। मोपला रिवलियन मालाबार वॉज एन ऑफशूट ऑफ, किसका ऑफशूट था? ये 1921 में चल रहा था और ये खिलाफत मूवमेंट का ऑफशूट था, ठीक है। बेसिकली ये मालाबार रीजन में 1921 में चल रहा था। और इसमें बेसिकली जो मोपला यहाँ पे जो रीजन में जो पीजेंट्स हैं वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान थे अपने ज़मींदार से, ठीक है। तो उसे इसी चीज़ के चलते वहाँ पे रिबेलियन छिड़ गया था मोपला, और ये खिलाफत मूवमेंट का ही एक पार्ट था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिगो रिवेलियन वाज एन अबाउट, ठीक है, इंडिगो रिवेलियन किसके लिए था? तो पीजेंट नॉट वेटिंग टू ग्रो इंडिगो बट बीइंग फोर्स्ड टू। तो ये अपना ऑप्शन यही हो जाएगा अपना, क्योंकि वो इंडिगो जो पीजेंट्स है वो ग्रो नहीं करना चाह रहे थे, बट वो बेसिकली ब्रिटिशर्स उसे फोर्स कर रहे थे कि आप लोग ग्रो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। 156 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एका मूवमेंट?
ठीक है। एका मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, ठीक है। ये 1921 में यूपी वाले रीजन में हो रहा था, और इसके जो लीडर थे मदारी पासी थे, ठीक है। मदारी पासी इसको लीड कर रहे थे। और ये कहाँ हुआ था? ये हरदोई, बहराइच में हुआ था, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट चला था। बेसिकली ये पीजेंट से रिलेटेड मूवमेंट था, और उस समय डिफरेंट डिफरेंट एरिया में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन, ब्रिटिश के जो प्रोविंस थे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये पीजेंट मूवमेंट चल रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तेभागा मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1946 इन बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ किसका? मतलब ये मुस्लिम लीग था, किसान सभा, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ट्रेड यूनियन, तो कौन पार्टिसिपेट किया था इसमें? बेसिकली ये जो तेभागा मूवमेंट था ये बेसिकली किसान से रिलेटेड था, ठीक है। किसान से रिलेटेड था। इसमें बेसिकली जो किसान थे वो चाह रहे थे कि जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है उसका 2/3 भाग जो है वो अपने पास रखें, ठीक है। वो अपने पास रखें, और फाइनली जो 1/3 भाग है वो दे दें, ठीक है, वो दे दें टैक्स के रूप में, ठीक है। डिमांड ये था, और वो पहले जस्ट इसका उल्टा हुआ करता था, ठीक है। तो 2/3 भाग वो खुद रखना चाह रहे थे, और 1/3 भाग देना चाह रहे थे पीजेंट्स, जमींदार या फिर जो लैंड जो टैक्स के रूप में देना चाह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोल मिटनी इन 1831 वाज अंडर द बुद्धो भगत टुक प्लेस इन विच रीजन? ठीक है, कोल मिटनी हमें याद रखना है कि ये बुद्धो भगत के अंडर में हुआ था, और ये किस रीजन में हुआ था? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंहभूम वाले रीजन, ठीक है। सिंहभूम जो अपना जो झारखंड वाला रीजन है वहाँ पे बेसिकली ये हुआ था। फैक्चुअल है ये। हु वर द लीडर्स ऑफ संथाल रिवोल्ट? संथाल के लीडर कौन होते हैं? तो ये संथाल रिवोल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 1855 में ये रिवोल्ट हुआ था, और इसके जो लीडर थे सिद्धू कानू, चांद भैरव थे, ठीक है। ये 4 लीडर थे। और बेसिकली इसमें हुआ क्या था ना कि ब्रिटिशर्स, जमींदार मिल के जो ट्राइबल एरिया के जो लैंड्स थे उस पर होल्ड बनाना चाह रहे थे, उसे कब्जा करना चाह रहे थे। तो इसी के अगेंस्ट में संथालों के जो रीजन के जो लोग थे वो रिवोल्ट करते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और उनका नाम दिया जाता है आउटसाइडर। जो लोग आते हैं, जो आउटसाइडर लोग होते हैं, उनको ये जो संथाल के लोग दिकूस के नाम से बोलते थे, दिकूस। और फिर जब ये रिवोल्ट चलता है फाइनली उस एरिया को दमन ए कोह बोलते हैं, ठीक है। दमन ए कोह, ठीक है। तो ये हमें इस लीडर का नाम याद रखना है कि सिद्धू कानू और चांद भैरव रहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ PYQs देखा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। और अगर ये आपका जो ये सेशन चल रहा है अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।